Hello everyone, welcome to Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explain page. So the first news is that universe background hum detected. Hum means noise होता है. Hum means noise. So साइंटिस्ट को अभी ये एविडेंस मिला है कि यूनिवर्स में बहुत सारी लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं. दिस वर्ड लो फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स आर नथिंग बट रिपल्स, तरंग. ठीक है, वेव्स. दीज आर दी रिपल्स इन स्पेस टाइम फैब्रिक. और ये इनको क्रिएट कैसे किया जाता है और ये क्रिएट कैसे होती हैं? जब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स वो ना कोलाइड करते हैं और एक दूसरे से मर्ज करते हैं, तब ये स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल्स क्रिएट होती हैं और उन रिपल्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं. और इसको प्रेडिक्ट किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. प्लीज रिमेंबर, जनरल थ्योरी. अगर स्पेशल लिखा होगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट. जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है. अभी ये जो कॉस्मिक बैकग्राउंड हम है यानी नॉइस उन्होंने डिटेक्ट किया है, उनको सुनाई दिया है. ठीक है. दे कैन हियर दिस नॉइस. ठीक है. दैट परमिट्स आउटर स्पेस. ठीक है. तो ये नॉइस आउटर स्पेस में स्प्रेड है. राइट. अब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई थी 2015 में पहली बार. ठीक है. जो लीगो एक्सपेरिमेंट है, लीगो डिटेक्टर है, उन्होंने डिटेक्ट की थी. बट उस टाइम पे जो वेव डिटेक्ट हुई थी वो हाई फ्रीक्वेंसी की थी. तो और अभी जो डिटेक्ट हुई है लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई हैं. ठीक है. तो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव 2015 में हमने डिटेक्ट की थी. ये पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की थी और वो हाई फ्रीक्वेंसी की थी. और ये जो डिटेक्शन हुआ था, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स थी, ये कैसे प्रोड्यूस हुई थी? जब दो स्मॉल ब्लैक होल्स मर्ज हुए थे. जब ये दो स्मॉल ब्लैक होल्स का मर्जर हुआ था अराउंड 1.3 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. तब ये ग्रेविटेशनल वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी वाली क्रिएट हुई थी और उसको डिटेक्ट किया था 2015 में लीगो डिटेक्टर ने. ठीक है. लेकिन अब क्या है, हमको लो फ्रीक्वेंसी वाली ग्रेविटेशनल वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में, इसका एविडेंस मिला है क्योंकि ये हमको ये कॉस्मिक बैकग्राउंड हम ये सुनाई दिया है. ठीक है. अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है वो बता दिया मैंने. रिपल्स है स्पेस टाइम फैब्रिक में. अभी देख लेते. न्यूटन उन्होंने बोला था कि जो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से सेब नीचे गिरता है धरती पे, एप्पल नीचे गिरता है धरती पे, उसी फोर्स की वजह से जो ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट है, मून चक्कर लगाता है. ठीक है. मून उसी ऑर्बिट में घूमता रहता है उस सेम फोर्स की वजह से. जिस फोर्स की वजह से एप्पल नीचे गिर रहा है, उसी फोर्स की वजह से ये मून ना अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रहता है. ठीक है. इसको उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का. ठीक है. एवरी सेलेस्टियल बॉडी एक्सर्ट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अदर बॉडी. तो जो भी सेलेस्टियल बॉडी है वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, अट्रैक्ट करते हैं वो. ठीक है. और ये फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल है मास. वो दो बॉडी का मास कितना है? m1 m2. ठीक है. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो बॉडीज के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता रहेगा. ठीक है. और ये इक्वेशन है, ये आपने पढ़ी भी होगी. ठीक है. तो इन दो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड होगी, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आएगा. ठीक है. जी क्या है यहाँ पे? जी ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो m1 इंटू m2 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा. ठीक है. स्ट्रेंथ, F इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, m1 m2 आर मासेस, G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट न्यूटन इंट्रोड्यूस. ठीक है. और उसकी वैल्यू इतनी थी. ठीक है. ये F इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. अब ये जो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था, इसने जो हेवनली बॉडीज हैं उनका जो मोशन है उसको तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी से डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है. लेकिन इसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी. क्या डेफिशिएंसीज थी? इन्हें ये नहीं बताया कि ये दो बॉडीज अट्रैक्ट क्यों कर रही हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होती है, बट क्यों वो उस जो अट्रैक्शन था उसको न्यूटन ने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, बट क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं. ठीक है. ये प्रॉब्लम न्यूटन ने भी एक्नॉलेज की थी कि हाँ क्यों कर रही हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. दूसरी डेफिशिएंसी ये थी, वो हमको तब समझ में आई जब आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करी. तो उन्होंने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट से कुछ भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता. जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कोई फास्ट नहीं ट्रैवल कर सकता. नथिंग को ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट.
तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो ऐसा लग रहा था कि जो दो बॉडीज एग्जर्ट कर रही हैं एक दूसरे पे, वो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इंस्टेंटेनियसली प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब इसमें कोई डिले ही नहीं हो रहा है, इंस्टेंटेनियस प्रोपोगेशन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कोई डिले ही नहीं है, चाहे डिस्टेंस कितना भी बड़ा हो। तो टाइम फिगर ही नहीं कर रहा था न्यूटन की ग्रेविटेशनल इक्वेशन में, कोई यहाँ पे आप टी टाइम दिख रहा है, टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो डेफिशिएंसीज थी उसको आइंस्टीन ने एड्रेस किया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो उन्होंने और वो स्पेशल रिलेटिविटी में ये बता चुके थे कि स्पेस और टाइम जो है ना इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं है, दे आर वूवन टुगेदर एज स्पेस टाइम, ठीक है। तो जो स्पेस और टाइम है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, साथ में है, स्पेस टाइम आर इंटरवूवन, ये आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बता दिया था, ठीक है। फिर आइंस्टीन ने ये प्रपोज किया जनरल रिलेटिविटी में कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो क्यों हो रहा है, ये जो न्यूटन ने बोला था कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, बट क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे ना जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है वो बैंड हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ बैंडिंग ऑफ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम बाय इक्विवेलेंट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। सो एक हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक है वो बैंड होता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हो, एक एनिमेशन आपने देखी भी होगी अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे कि एक रबर शीट है, उस पर अगर एक रबर शीट पे एक बड़ी सी बॉल रख दोगे, ठीक है, तो उससे कर्व्स क्रिएट हो जाएंगे, इसमें ना कर्व्स क्रिएट हो जाएंगे, इस तरीके से शीट में कर्व्स क्रिएट हो जाएंगे। और जब आप इसमें ये बड़ी बॉल, यहाँ पर आपने सपोज बड़ी बॉल रखी है और फिर आप उसके बाद एक छोटी बॉल रख दोगे इस रबर शीट पे, तो ये ना इस बड़ी बॉल, ये छोटी बॉल इस बड़ी बॉल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगी, ऐसे मूव करने लगेगी, और एक पॉइंट आएगा कि वो यहाँ पे जो ये कर्वेचर है यहाँ गिर जाएगी, ठीक है। सो ऐसी आइंस्टीन ने बोला जो सन है, अर्थ है और जितनी भी बॉडीज हैं वो इसी तरीके का कर्वेचर क्रिएट करती हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। और इसी की वजह से जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन लार्जर ऑब्जेक्ट्स की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन अर्थ, सन और एवरीथिंग एल्स विच आर मूविंग, ये भी मूव कर रहे हैं और इसलिए कर्वेचर भी मूव करता है। तो ये अर्थ भी मूव करता है, आपको सन भी मूव करता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हैं जो मूव करते हैं उनके साथ साथ उनका कर्वेचर भी मूव करता है, और इसकी वजह से ये रिपल्स क्रिएट होते हैं स्पेस टाइम में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इनमें जो रिपल्स क्रिएट होंगे ना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तरंगे, पानी में तरंगे क्रिएट होती है, तो इसी तरीके से स्पेस टाइम फैब्रिक में तरंगे क्रिएट होती हैं, रिपल्स क्रिएट होती है, और जिनको हम ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रेविटेशनल वेव्स। अब हमको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में इतना क्यों सोचने की जरूरत है, क्या है इनका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। तो आप जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स को बहुत आप दूर से हम देख रहे हैं तो छोटे दिखते हैं, तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे पता चलता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलती हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ईएम वेव्स को जब हम डिटेक्ट करते हैं तब हमको इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं हमने इन ईएम वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, और फिर उनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन 95% जो यूनिवर्स है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिला बना हुआ है, ठीक है। और ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं एमिट करता और कोई लाइट एमिट नहीं करता, तो इनके बारे में, ये इस डार्क मैटर और डार्क यूनिवर्स के बारे में, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में कैसे पता चलेगा। तो यानी ये हमारे लिए इनविजिबल है, ठीक है। अब ये जो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ग्रेविटेशनल वेव्स भी क्या है, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इवेंट दैट जनरेटेड देम। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, जब ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट, ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती है, जब ब्लैक होल मर्ज होते हैं तब ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। और अगर हमने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर लिया तो इसका मतलब हम ब्लैक होल के बारे में भी जान सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स हमको वो एबिलिटी देता है जिससे हम वो चीज देख सकते हैं जो इनविजिबल है। सो इट गिव्स अस द एबिलिटी टू सी व्हाट रिमेन्स इनविजिबल टू अस इन द यूनिवर्स, ठीक है। वो बता सकते हैं हमको ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, आउटर स्पेस, कैसे गैलेक्सी फॉर्म हुई, कैसे इवॉल्व हुई हैं वो, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है ग्रेविटेशनल वेव्स का। स्पेस टाइम क्या है, स्पेस टाइम आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला था कि
जो स्पेस और टाइम है ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, पहले भी बात कर चुके हैं। स्पेस की 3 डायमेंशंस हैं, हाइट है, विड्थ है एंड डेप्थ है। ये स्पेस की 3 डायमेंशन है और एक डायमेंशन आप टाइम के ले लो, तो ये चार डायमेंशन का कॉन्टिनम बन जाता है जिसको वो स्पेस टाइम बोलता है। ठीक है, आप सपोज आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हो, तो आप उसको आपको टाइम भी बताना पड़ेगा, भाई 10 बजे कनाट प्लेस पे मिलते हैं, सीपी मिलते हैं, लेकिन आप उसको बोल देंगे कि 10 बजे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ मिलते हैं ये नहीं बता रहे, तो मिल नहीं पाओगे आप। लेकिन आप बता देते हो कि सीपी मिलते हैं, लेकिन कितने बजे मिलते हैं ये नहीं बता रहे, तो मान लो वो 10 बजे सीपी पहुंच गया और आप शाम के 4 बजे पहुंच रहे हो, वो सुबह पहुंचा है, तब भी नहीं मिल पाओगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्पेस एंड टाइम टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसलिए तो आइंस्टीन ने बोला था अगर कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रही है तो वो टाइम को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि क्योंकि स्पेस और टाइम क्या है, इंटरवूवन है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स नहीं है, इंटरवूवन है। तो उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि स्पेस टाइम is not a mere transparent, inert, static or fixed background to all the events which are happening in the universe. Instead, space time flexible है, malleable है, it interacts with matter, उससे influence होता है और in turn influence करता है events को जो यहाँ पे हो रही होती हैं। ठीक है, इट वॉज लाइक ए सॉफ्ट फैब्रिक, तो स्पेस टाइम क्या एक सॉफ्ट फैब्रिक की तरह है जो कि रिस्पॉन्ड करता है और डिफॉर्म हो जाता है हैवी ऑब्जेक्ट्स जब हम उसमें प्लेस करते हैं। तो जैसे अगर उस शीट में आप हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो स्पेस टाइम में जो फैब्रिक्स रिपल्स क्रिएट होती हैं उससे हमको जो रिपल्स जनरेट होती हैं उसको हम ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। तो ये स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉफ्ट फैब्रिक है जो रिस्पॉन्ड करता है, डिफॉर्म हो जाता है अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट हमने स्पेस टाइम में रख दिया। ठीक है, और ये स्पेस टाइम इंटरवोवन है। सो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। अभी लो फ्रीक्वेंसी की ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई हैं। ठीक है, अभी आप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ये ग्रेविटेशनल वेव वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझा दूँ, डिफिकल्ट है बट आई होप इट विल हेल्प यू। अब उसके बाद नाविक सैटेलाइट के बारे में है, तो नाविक सैटेलाइट, तो न्यूज़ ये है कि इसरो ने अभी सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स जो है नेविक कॉन्स्टलेशन की, उसमें से अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। ठीक है, और इसका वेट है मोर देन 2000 किलोग्राम और GSLV रॉकेट लेके गया था इसको। ठीक है, इससे पहले जो जो IRNS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हमने नाविक का नाम दिया है। ठीक है, नाविक का नाम दिया है, उसका जितनी भी सैटेलाइट थी, 7 सैटेलाइट थी, तो सबका वजन अराउंड 1400 kg था। ठीक है, और वो PSLV रॉकेट से गई थी। लेकिन अभी जो हमने सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट में से पहली सैटेलाइट भेजी है ना, उसको GSLV रॉकेट से भेजी है और उनका वेट भी ज़्यादा है, इसका वेट भी ज़्यादा है। ठीक है, अब इंडिया क्या है, इज़ दी ओनली कंट्री जिसके पास एक रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। हमारे पास वर्ल्ड के पास 4 ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। ग्लोबल तो GPS अमेरिका का, ग्लोनास रशिया का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का और बाइडू चाइना का, चाइनीज़ बाइडू। जापान के पास एक 4 सैटेलाइट सिस्टम है जो GPS को ऑगमेंट करता है, जैसे कि इंडिया का गगन है। गगन क्या है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज़ अ रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, जिसको हमने नाविक का नाम दिया है। ठीक है, जब ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो इसके जो नाविक के जो ओपन सिग्नल है उनकी एक्यूरेसी 5 मीटर तक की होगी और रेस्ट्रिक्टेड सिग्नल की एक्यूरेसी और ज़्यादा होगी, बेटर होगी ऑब्वियसली। GPS जो सिग्नल है उनकी एक्यूरेसी 20 मीटर्स तक है। ठीक है, और नाविक कवरेज प्रोवाइड करता है आपको इंडियन लैंड मास में तो करता ही है और 1500 किलोमीटर के रेडियस के अराउंड भी करता है। ठीक है, तो हार्ड टू रीच एरियाज में जो इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं वहाँ पे भी इनके सिग्नल पहुँच जाएंगे। तो नाविक क्या यूज़ करता है, सैटेलाइट इन हाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो नाविक वाली जो सैटेलाइट है वो हाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। ठीक है, और जो GPS वाली हैं वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। सो 20,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में और हाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये मूव करती हैं कांस्टेंट स्पीड से। व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ के रिलेशन में ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हैं। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग ओवर द सेम रीजन ऑन द अर्थ। तो हमेशा वो एक पर्टिकुलर लोकेशन है उधर देख रही है, सेम रीजन पे देखती हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि दे आर मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड रिलेटिव टू अर्थ। ठीक है, और नेविक सिग्नल जो इंडिया पे आते हैं वो 90 डिग्री के एंगल से आते हैं। तो ये
अगर कंजेस्टेड एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, वहाँ पे भी जो डिवाइसेस हैं ना, वहाँ तक भी सिग्नल जाएंगे इसके, ठीक है। लास्ट जो IRNS सैटेलाइट था, IRNS 1I था, उसको 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। किस लिए किया था कि ये एक जो ओल्डर सैटेलाइट था वो डिफंक्ट हो गया था, काम नहीं कर रहा था। तो IRNS 1I 9th सैटेलाइट था नाविक कॉन्स्टलेशन का, लेकिन इसको 8th कंसिडर किया जाता है क्योंकि जो 1H था वो ना लॉस्ट हो गया था, ठीक है। अभी हमने भेजा है NVS 01, ये क्या है, सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट, सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट उसमें से पहला है। NVS 01 का मतलब फर्स्ट ऑफ इसरोस NVS सीरीज, यानी सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट। अब इस हम ये क्यों भेज रहे हैं, इसमें ना कुछ एनहेंस फीचर्स है, NVS 1 में एनहेंस फीचर्स है, जो पहले की 7 सैटेलाइट भेजी हुई हैं, जो पहली वाली थी उनसे बेटर फीचर्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक एटॉमिक क्लॉक है, रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है, ठीक है। अब ये एटॉमिक क्लॉक है इसको बनाया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, ठीक है। अभी जो आपको ये समझना है कि सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को कैसे डिटरमाइन करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लोकेशन को उसको डिटरमाइन करना है, तो यहाँ से सिग्नल कितनी टाइम में वापस आता है, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट से सिग्नल कितनी टाइम में वापस आ रहा है। सो टाइम मेजर करता है ये जो सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम होती है, उसमें क्लॉक्स होती हैं, तो ये क्लॉक टाइम मेजर करती है कि भाई सिग्नल यहाँ गया था और वापस कितने टाइम में आया, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक क्लॉक, ये रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक यूज़ करते हैं तो ये इनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। तो इससे हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लोकेशन को प्रिसाइसली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें L1 सिग्नल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट है वो L1 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल सेंड करेगी, L5 के भी कर रही है और S के भी कर रही है, वो तो पहले वाली सैटेलाइट भी करती थी, लेकिन ये L1 भी करेंगे। तो इसका मतलब इससे इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो दूसरी सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। जैसे L1 फ्रीक्वेंसी GPS में यूज़ होती है, तो हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हमको दूसरे सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम के साथ मिलके काम करना है, ठीक है। और इसका लॉन्गर मिशन लाइफ है, कितना है 10 ईयर्स, और एग्जिस्टिंग सैटेलाइट का कितना था 12 ईयर, और एग्जिस्टिंग का कितना था 10 ईयर। तो अभी जो हमने सैटेलाइट भेजी है इसका लाइफ कितना है 12 ईयर, ठीक है। अभी एक बार और देख लो कि नाविक, अगर सिंपली पूछ रहे नाविक है तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका नाम हमने नाविक रखा था, ठीक है। इसको इसरो ने डेवलप किया था, ठीक है। ये 2018 में ऑपरेशनल हो गया था। इसमें 8 सैटेलाइट्स हैं। ये पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग के काम आता है, ये इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट्स देता है फिशरमैन को डीप सी में, ठीक है। ये ट्रैक करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। दिस इज अबाउट नाविक। तो NVS 01 क्या है, NVS 01 सेकेंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट का पहला सैटेलाइट है जिसको GSLV से हमने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसमें एनहांस्ड फीचर्स हैं, एटॉमिक क्लॉक, रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है, L1 सिग्नल भी यूज़ करेगा जिससे इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, लॉन्गर मिशन लाइफ है 12 ईयर्स की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो डीप टेक से रिलेटेड है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 1 लाख करोड़ का फंड अनाउंस किया है, जिसमें क्या है लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट और जीरो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, किस चीज़ के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का फंड स्टैब्लिश करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और उन्होंने ये बोला कि हम एक नई स्कीम भी लॉन्च करेंगे डीप टेक कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, किसमें, डिफेंस सेक्टर में। और उसके बाद एक पॉलिसी आएगी जो डीप टेक स्टार्टअप प्रमोट करेगी सारे सेक्टर्स में, सिर्फ डिफेंस में नहीं, ठीक है। अब ये डीप टेक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, देयर मे बी ए क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। डीप टेक क्या है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एडवांस है बहुत ज़्यादा और डिस्ट्रप्टिव है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला सकती है और फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेज, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सब में जो कटिंग एज रिसर्च है ना, ये हो रही है ना, इसको हम डीप टेक बोलते हैं, ठीक है। समझो, एडवांस और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला सकती है और फ्यूचर के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, वो है डीप टेक टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये ग्लोबल चैलेंजेस
को सॉल्व करने में, एड्रेस करने में हेल्प करेगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हंगर, एपिडेमिक्स, एनर्जी एक्सेस, मोबिलिटी, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, और ये प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव करेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगा डीप टेक का अगर हम इस्तेमाल करें, जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करेगा, कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा उन कंट्रीज़ के पास जिन्होंने डीप टेक टेक्नोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग अपना एरिया बना लिया है, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई है, मतलब डीप टेक टेक्नोलॉजी में उन्होंने मास्टरी कर ली है। ठीक है, अब ये डीप टेक मैटर्स क्यों करता है? ठीक है, अभी देखो आपको प्लीज़ ये याद रखना है, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है। ठीक है, ये इसलिए मैटर करता है ये क्योंकि ये सब होगा, इससे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व कर लेंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होगा। ठीक है, और जिन कंट्रीज के पास डीप टेक्नोलॉजी में मास्टरी होगी उनको एक कंपिटिटिव एडवांटेज होगा। अब ये प्लीज रिमेंबर दिस, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, जिसको DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है, ये पायलट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पॉलिसी क्या काम करना चाहती है? ये पॉलिसी चाहती है कि वो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फेस करते हैं उसको एड्रेस करें और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो compete कर सके, कोलैबोरेट कर सकते हैं जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में उनके साथ। तो आइडिया क्या है कि दे वांट टू क्रिएट ए डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग राइट इंसेंटिव्स टू दीज कंपनी जो अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करिए इनोवेशन में, रिसर्च में एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये दिस इज अबाउट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। इससे रिलेटेड कौन है, इसको पायलट कौन कर रहे हैं? DPIIT एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, तो अभी इस पॉलिसी को अप्रूवल नहीं मिला हुआ, ये और पॉलिसी ये करना चाहती है, वे डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहती है बाय प्रोवाइडिंग राइट इंसेंटिव्स। तो ये है डीप टेक, राइट। सो नाविक पढ़ लिया, डीप टेक पढ़ लिया और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।